हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिविलाइजेशंस आती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर, एक के बाद एक। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ट्रेड, इकोनॉमी और भी बहुत सी चीज़ें, रिलीजन के बारे में। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड मेसोपोटामिया है वो ग्रीक वर्ड या ग्रीक टर्म से आया है, जिसका मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे, मेसो और पोटामूज। मेसो मतलब लैंड और पोटामूज मतलब रिवर। तो मेसोपोटामिया द लैंड बिटवीन टू रिवर, और ये दो रिवर्स के नेम है टिग्रस और यूफ्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवर्स, टिग्रस और यूफ्रेट्स। इन दोनों रिवर्स के बीच में जो लैंड है वो मेसोपोटामिया है। प्रेजेंट डे में मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग अभी मॉडर्न टाइम में जो पहले मेसोपोटामिया था वहां पे अभी इराक, ईरान, सीरिया, टर्की और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं। देखो, टाइम पीरियड जो है वो किसी भी सिविलाइजेशन का, सिर्फ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का नहीं, किसी भी सिविलाइजेशन का एग्जैक्ट टाइम पीरियड हमें नहीं पता चल सकता है। अप्रॉक्स टाइम पीरियड ही हमें पता चलता है। तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो हम पढ़ेंगे 10,000 BC से 17th सेंचुरी तक, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उसे फर्टाइल क्रेसेंट भी बोलते हैं। फर्टाइल क्रेसेंट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेसोपोटामिया जो था वो दो रिवर्स के बीच में पड़ता था, तो वहां की लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, ठीक है। तो फर्टाइल क्रेसेंट इसे इसलिए बोलते हैं उसकी लैंड की फर्टिलिटी की वजह से। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्रेडल मतलब होता है बहुत सारा, मतलब भीड़ भाड़ टाइप से। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्योंकि वहां पे बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी, एक के बाद एक सिविलाइजेशंस आई, और भी कॉरेस्पॉन्डेंस में भी बहुत सारी सिविलाइजेशन चल रही थी वहां पे। मेसोपोटामिया जो है वो घर है बहुत सी डिफरेंट सिविलाइजेशंस का, जिसमें से जो हम कह सकते हैं मेजर या फिर लॉन्गेस्ट चलने वाली 4 सिविलाइजेशंस हैं: सुमेरियन, असारियंस, अकाडियंस और बेबीलोनियन, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में ना बहुत सारे, मतलब बहुत सारे इन्वेंशंस और बहुत सारे डेवलपमेंटल फीचर्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसे इसमें से एक है इन्वेंशन ऑफ व्हील, जो कि क्रेडिटेड है मेसोपोटामिया को। 1922 CE में सर लियोनार्ड वोले इन्होंने डिस्कवर किया था 4 व्हील्ड वेगन्स। वेगन मतलब व्हील, मतलब व्हीकल जो बोलते हैं ना हम, एक चैरियट टाइप से रथ, ठीक है। इन्होंने एक 4 व्हील्ड व्हीकल को डिस्कवर किया था। तो इन्होंने बताया कि जो व्हील का इन्वेंशन है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ही हुआ है। और इनकी अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट या इन्वेंशंस जो हैं उनमें आते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को पालना, एनिमल हस्बेंड्री करना, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। कॉमन टूल्स भी आते हैं, इन लोग ने टूल्स भी बनाने स्टार्ट किए थे, वेपन्स बनाए हैं, वॉरफेयर, मतलब बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी तो उन लोगों के बीच में वॉर्स भी होती थी, ठीक है। चैरियट मतलब रथ, वाइन, बियर, ये सब भी इनकी अचीवमेंट्स या इनके डेवलपमेंट्स हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, देखो 1840 CE में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन स्टार्ट होते हैं मेसोपोटामिया में, जिन्होंने बताया, मतलब दे हैव रिवेल्ड कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो 10,000 BCE के पहले से भी है मेसोपोटामिया में। 10,000 BCE से हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गई थी। परमानेंट सेटलमेंट मतलब जो लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी तो वहाँ पे लोग जाके रहने लगे, वहाँ जाके बसने लगे, ठीक है। तो जो हंटर्स, वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री होती थी, हंटिंग होती थी, हंटर गैदरर जो पीपल होते थे वो वहाँ पे सेटल होने लगे, ठीक है। और उन्होंने अपना अटेंशन इन सब चीज़ों से अब शिफ्ट करके एग्रीकल्चर पे शिफ्ट किया।
ठीक है, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता वहाँ पे, इसलिए इन्होंने अपना अटेंशन एग्रीकल्चर पे शिफ्ट किया और डेवलपमेंट किया इरिगेशन का। आजू बाजू से 2 रिवर्स थी, बहुत ज़्यादा पानी भी रहता था, तो उन रिवर्स के थ्रू इन्होंने इरिगेशन सिस्टम भी स्टार्ट किया। और क्योंकि इनकी लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, तो धीरे धीरे करके फिर ट्रेड स्टार्ट होना हुआ। और जब ट्रेड स्टार्ट हुआ तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, पैसे आए और उसकी वजह से इन लोगों का अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। हिस्ट्री, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है, देखो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन है, लंबा चलने वाला सिविलाइजेशन था, ठीक है। तो इसकी जो हिस्ट्री है उसे डिफरेंट एजेस में डिवाइड कर दिया गया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, हमें समझने में आसानी हो। तो पहले आती है प्री पोर्ट्री नियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड बताया गया है 10,000 BCE और इसे स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो वहाँ के पीपल्स थे ना, उन्होंने स्टोन से अपने लिए टूल्स और वेपन हंटिंग के लिए बनाना स्टार्ट कर दिए थे। फिर उसके बाद है पोर्ट्री नियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड 7000 BCE से 2100 BC बताया गया है और इसे हम चालकोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। इस टाइम पे मॉडिफिकेशन हुआ था, मतलब स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे ना, तो वो टूल्स अब कॉपर से बनाए जाने लगे, ठीक है। ट्रांजिशन हुआ स्टोन टूल्स से कॉपर टूल्स में, डेवलपमेंट हुआ, कॉपर के टूल बनाए जाने लगे तो वॉरफेयर भी बढ़ने लगा, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में 2 या 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स ये आते हैं कि पहला टेम्पल जो था वो इसी टाइम पीरियड में बनाया गया था मेसोपोटामिया में, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड राइटिंग, हमने पढ़ा भी कि व्हील का इन्वेंशन मेसोपोटामिया में हुआ था। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड राइटिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हमने पढ़ा है कि उसकी स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड रही है, वो पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट पढ़ी जा सकी है, मतलब उसे हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ चुका है। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील और राइटिंग, और जो पहली वॉर, मतलब वर्ल्ड की जो फर्स्ट वॉर है ना, वो भी इसी टाइम पीरियड में रिकॉर्डेड है। 2700 BCE में सुमेर और इलाम किंगडम्स के बीच में पहली वॉर हुई थी मेसोपोटामिया में। फिर इसके बाद देखो एग्रीकल्चर बढ़ रहा था क्योंकि फर्टाइल लैंड थी, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, तो ट्रेड बढ़ रहा था, ठीक है। तो ट्रेड बढ़ने की वजह से प्रॉस्पेरिटी भी आ रही थी। अब डेवलपमेंट इतना हो रहा है कि कॉपर के टूल्स बन रहे हैं, टेम्पल्स बन रहे हैं, व्हील, राइटिंग, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी, ठीक है। तो टेम्पल्स भी बहुत सारे बढ़ने लगे, टेम्पल्स भी अलग अलग जगह बनने लगे, ठीक है। तो टेम्पल्स बने बहुत जगह। पोट्री और फिगरनेस मतलब होता है स्टैच्यू बनाना, ठीक है। ये सब चीज़ें बनने लगी। और एक मेजर फीचर पोट्री नियोलिथिक एज में ये था कि इस टाइम पे ना इन लोगों ने पर्सनल सील्स बनाना स्टार्ट कर दी थी। मतलब पर्सनल सील होती थी, एक वेट क्ले पे ये लोग अपनी आइडेंटिटी लगाते थे या अपना जो भी इनका सिंबल रहता था वो लगाते थे और वो सील सन ड्राई करते थे। फिर इनकी पर्सनल सील को सिलेंडर सील्स भी बोलते थे। ये जो सील्स होती थी ना, ये अपने ओनर की मतलब आइडेंटिटी बताती थी, और हम कह सकते हैं कि ये सील्स यूज होती थी अपने ओनर की प्रॉपर्टी बताने के लिए, ठीक है। मिडिल ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड है 2119 से 1700 BCE तक, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे असेरियन किंगडम का एक्सपेंशन हुआ और जो बेबीलोनियन किंगडम था उसका राइज हुआ। मतलब असेरियन किंगडम फैला और जो बेबीलोनियन डायनेस्टी थी वो ऊपर उठने लगी, ठीक है। तो ट्रेड इन लोगों का अच्छा चल रहा था। अब इन दोनों डायनेस्टीज को अपनी पावर बढ़ाने के लिए या अपना एरिया बढ़ाने के लिए इनके बीच में वॉरफेयर मतलब वॉर होने लगी, वॉरफेयर इंक्रीज होने लगा, ठीक है। फिर बेबीलोन जो किंगडम था वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी बन गई मिडिल ब्रॉन्ज एज की, ठीक है। क्योंकि ये एक लीडिंग सेंटर था इंटेलेक्चुअल परस्यूट के लिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल परस्यूट होता है मतलब कि जैसे
किसी चीज़ की नॉलेज होती है ना, तो उस नॉलेज को रिसर्च के बेस पे, मतलब समथिंग अबाउट नॉलेज दैट नीड रिसर्च, किसी चीज़ को जानने के लिए रिसर्च करना, ठीक है। इंटेलेक्चुअल परस्यूट मतलब बौद्धिक खोज, अपने दिमाग का यूज़ करना किसी चीज़ को समझने के लिए। फिर इसी एज में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें एक पढ़नी है, एक किंग के बारे में जिसका नाम है हमरावी। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमरावी के बारे में पढ़ना, क्योंकि इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि हमरावी कौन था। और इन्होंने, हमरावी जो थे, इन्होंने एक कोड ऑफ लॉ दिया था पहले, मतलब मेसोपोटामिया में ना, हम आगे जाके देखेंगे कि पहले प्रीस्ट रूल चलता था, ठीक है। पहले किंग नहीं होते थे, प्रीस्ट रूल चलता था। लेकिन माना जाता है कि जो पहले किंग आए, जो पहला राजा बना, जिन्होंने रूल किया, वो हमरावी थे, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। हमरावी जो थे वो एंशियंट बेबीलोनियन के किंग थे, और ये बेस्ट नोन, मतलब ये जाने जाते हैं इनके लॉ कोड के लिए। इनका जो लॉ कोड है ना, वो अर्लीस्ट है, मतलब बहुत ही पुराना है और कंप्लीट है। मतलब एक कह सकते हैं हम, एक पूरी तरीके से जो एक प्रॉपर लीगल, जैसे कि आज हमारे पास लॉज बुक होती हैं जिसमें लॉ लिखे एक प्रॉपर तरीके से, वैसे ही इनका एक पुराना अर्लीस्ट है और एक कंप्लीट रिटन लीगल कोड है, ठीक है। इनके मेन फीचर्स, अब जो हमरावी के लॉ कोड है, इनके मेन फीचर्स, पहला है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। देखो, हमरावीज कोड वॉज, देखो हमरावी जो थे, इनका रिटन कोड जो है, लॉ ऑफ कोड है, वो रिटन है स्टोन पिलर पे, जिसमें 282 लॉज दिए गए हैं जो कि बताते हैं हमें बेबीलोनियन लाइफ के बारे में। मतलब जो बेबीलोनियन में जो लोग रहते थे ना, उनके वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में, कि वो लोग कैसे रहते थे, वहाँ का सोशल सिस्टम कैसा था, रिलीजन कैसा था, ये सब, ठीक है। और कैसे हमरावी ने इन सब चीज़ों में अपने लॉ दिए थे। 282 लॉज है ऐसे स्टोन पिलर्स पे लिखे हुए। फिर सेकंड पॉइंट है आई फॉर एन आई। देखो, इम्पॉर्टेंट हम इसे इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो हमरावी था ना, मतलब इन्होंने एक पॉइंट ये दिया था, आई फॉर एन आई, मतलब आंख के बदले आंख। इनका ऐसा मानना था कि जो गलती, मतलब एक इंसान ने जैसा क्राइम किया है या जो क्राइम किया है, उसको उसकी वैसी ही सज़ा मिलेगी। जितना बड़ा उसका क्राइम होगा, वैसे ही उसे सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर टूथ, ये इनका एक प्रिंसिपल, इन्होंने मोस्ट फेमस प्रिंसिपल है ये, ठीक है, याद रखना है इसे। फिर थर्ड पे आता है सोशल क्लास डिस्टिंक्शंस। अब हर चीज़ तो अच्छी हो नहीं सकती यार। देखो, एक रूलर है तो वो ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोगों को उसकी चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ को अच्छी नहीं भी लगेंगी। तो जो सोशल क्लास डिस्टिंक्शन था, ये एक हम कह सकते हैं डीमेरिट पॉइंट टाइप से था, क्योंकि इसमें मतलब जो सोशल क्लासेस, जो हाई क्लास पीपल थे ना, जैसे अभी हमने पढ़ा आई फॉर एन आई, इन लोगों पे ये रूल अप्लाई नहीं होता था। जैसे जो नोबल पीपल हो गए, हाई क्लास पीपल हो गए, और जो किंग के कुछ करीबी वाले लोग थे ना, इनने अगर कोई क्राइम कर दिया तो इन लोगों को इतनी हार्ड पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, या फिर इन लोगों को बहुत ही कम पनिशमेंट मिलती थी कॉमन पीपल के कंपैरिजन में। जैसे कॉमन पीपल है, इन्होंने कोई अपराध कर दिया, इनसे कोई क्राइम हो गया, तो इनको बहुत हार्ड पनिशमेंट दी जाती थी। फिर बेबीलोनियन जो है ना, बेबीलोन इस टाइम का मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी माना गया है। तो हमरावी को याद रखना है हमें मिडिल ब्रॉन्ज एज में। फिर उसके बाद आती है लेट ब्रॉन्ज एज, 1700 से 1100 BCE। इस टाइम पे, अब देखो, लोग हो रहे थे डेवलप्ड धीरे धीरे, स्टोन एज से फिर कॉपर में आए, फिर अब धीरे धीरे इन लोगों ने ये जानना शुरू किया, मतलब इन लोगों ने खोजना शुरू किया कि लैंड को माइन करके हम ओर कैसे निकाल सकते हैं आयरन का, और उस आयरन को यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने ये डिस्कवर किया। फिर उसके बाद आती है आयरन एज, 1000 से 500 BCE। अब इन लोगों ने आयरन को ढूंढना, ओर करना,
पता चल गया था इनको। तो आयरन एज में इन्होंने उस आयरन का यूज़ करना शुरू किया, उसके टूल्स बनाने लगे। अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, टूल्स आयरन के थे, वेपन्स बनाए जाने लगे। वेपन्स जब आयरन के बनने लगे ना, तो वॉरफेयर बढ़ने लगा, क्योंकि इन लोगों को अच्छे वेपन्स मिल गए थे वॉर के लिए। तो जितने भी किंग्स थे ना, ये अपना किंगडम एक्सपैंड करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, या पावर को अपने कंट्रोल में करने के लिए इन लोगों ने वॉरफेयर करना शुरू किया। फिर उसके बाद लास्ट आती है क्लासिकल एंटीक्विटी। ये 500 BCE से 7th सेंचुरी CE तक रिकॉर्डेड है। अब देखो, क्लासिकल एंटीक्विटी लास्ट इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे ना जो मेसोपोटामियन का पूरा कल्चर था, जो मेसोपोटामिया का पूरा कल्चर, रिलीजन हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक प्री पोर्टनियोलिथिक एज से, वो सारा कोलैप्स हो गया था, डिवास्ट हो गया था। ठीक है, देखो मेसोपोटामिया से ना बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ की भी बॉर्डर्स लगती थी। तो अब क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ की बॉर्डर्स लगती थी, तो इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया। पहले इन लोगों ने अपनी जो बॉर्डर से लगे हुए स्टेट्स थे उनको धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया, उन पे इन्वेजन हो। फिर इन लोगों ने कैप्चर किया मेसोपोटामिया को। ठीक है, तो इन लोगों ने ऐसे धीरे धीरे करके 7th सेंचुरी CE में मुस्लिम अरब्स ने कैप्चर कर लिया था मेसोपोटामिया को। मतलब जो अभी तक का मेसोपोटामियन कल्चर था वो सारा कोलैप्स हो गया। 7th सेंचुरी CE में मुस्लिम अरब्स आए, उनके अपने, मतलब उन जितने भी अभी तक लॉज चल रहे थे उनने सब बदल दिए, उनने अपने लॉज दिए, उनकी लैंग्वेज लेके आए वो उनके साथ, रिलीजन कल्चर, मतलब लैंग्वेज रिलीजन कल्चर जितनी भी चीज़ें थी वो सब अब इस्लाम के अंडर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सब कोलैप्स हो गया था क्लासिकल एंटीक्विटी में। फिर है लर्निंग एंड रिलीजन। देखो, लर्निंग एंड रिलीजन, मेसोपोटामिया जो है ना, देखो माना जाता है कि थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस मैं बता दूं, फर्स्ट फिलोसोफर है एंशियंट हिस्ट्री के। ठीक है, तो माना जाता है कि जो थेल्स ऑफ मिलेटस हैं उन्होंने मेसोपोटामिया से ही पढ़ाई करी है। इंटेलेक्चुअल परस्यूट भी बहुत हाई वैल्यूड था मेसोपोटामिया में। इंटेलेक्चुअल परस्यूट मतलब बौद्धिक खोज। ठीक है, अब बौद्धिक खोज मतलब इन लोगों ने ना अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना शुरू किया, अपनी बुद्धि लगाना शुरू की। ठीक है, और रिसर्च वगैरह करना शुरू की, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता इन लोगों में आई। तो इस चीज़ को भी मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया। फिर उसके बाद स्कूल्स वर न्यूमेरस। देखो, अब जैसे कि टेम्पल्स मैंने बताया कि बहुत सारे टेम्पल्स थे, तो जितने, मतलब हर एक सिटी, वहाँ की जो हर एक सिटी थी, हर एक छोटी से छोटी सिटी, जो लार्ज सिटीज़ होती थी उनमें बहुत सारे टेम्पल थे। छोटी सिटी होती थी ना, उसमें सेंटर में एक टेम्पल होता। तो जैसे टेम्पल्स बहुत सारे थे वैसे ही स्कूल्स भी न्यूमेरस थे, मतलब बहुत सारे थे, लार्ज इन नंबर्स। ठीक है, जिसमें मतलब स्कूल्स में इन लोग को पढ़ाया जाता था रीडिंग, राइटिंग, रिलीजन, लॉ, मेडिसन और एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये सब और बहुत से सब्जेक्ट और भी पढ़ाए जाते थे। फिर रिलीजन, तो देखो देयर वर ओवर 1000 डेटीज, मतलब डेटीज मतलब होता है देवी देवता। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में 1000 से भी ज़्यादा देवी देवता बताए गए हैं मेसोपोटामियन कल्चर में। ठीक है, और सिर्फ देवी देवता ही नहीं, मैनी स्टोरीज, मतलब भगवान के बारे में, गॉड के बारे में बहुत सारी स्टोरीज, मिथ्स, ये सब बताई गई हैं मेसोपोटामियन कल्चर में। अभी हम देखते हैं कि भगवान के बारे में कितनी सारी स्टोरीज होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ही मेसोपोटामियन कल्चर में भी बताई गई हैं। फिर बिब्लिक टेल्स, बाइब्लिकल टेल्स, बाइब्लिकल टेल्स बाइबल में लिखी हुई कहानियाँ। ठीक है, बाइब्लिकल टेल्स का मतलब बाइबल में लिखी हुई कहानियाँ। तो ये जैसे कि दो मेजर कहानियों का इसमें मेंशन किया गया है, फॉल ऑफ मैन और ग्रेट फ्लड ओरिजिनेटेड। और भी बहुत सारी जो बाइबल में कहानियाँ लिखी हुई हैं वो माना गया है कि वो सब मेसोपोटामिया की स्टोरी से ही ली गई हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया में ओल्डेस्ट रिटन स्टोरीज पाई गई हैं वर्ल्ड की। तो माना यही गया है अभी तक कि जो बाइबल में स्टोरीज या टेल्स लिखी हुई है ना, वो मेसोपोटामियन स्टोरीज से ही ली गई हैं।
फिर उसके बाद है कि ये लोग, इनका एक मेजर बिलीव, अब देखो रिलीजन में हम पढ़ रहे हैं तो रिलीजन में इन लोगों के बिलीव्स होते थे, ठीक है, सबके अलग अलग बिलीव्स होते थे, लेकिन जो एक कॉमन बिलीव इन लोगों का था, जितने भी मेसोपोटामी सिविलाइजेशंस थी या जो भी थे सब लोग, एक कॉमन बिलीफ या हम कह सकते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब एक किसी चीज़ को दिमाग में बोलते हैं बैठ जाना कि ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठी है, वैसे ही इन लोगों का एक बिलीव था कि भगवान हमारे साथ हर वक्त है और हम जो भी कर रहे हैं उसमें भगवान हमारा साथ दे रहे हैं और हम भगवान की ही इच्छा से सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग ये मानते थे कि बहुत ज़रूरी है, इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि जो वर्ल्ड है उसको बैलेंस, मतलब उसका बैलेंस मेंटेन किया जाए, ठीक है, वर्ल्ड को स्थिर रखा जाए बाय डेली रिचुअल्स, मतलब जो डेली में रिचुअल्स होती हैं, भगवान की पूजा प्रार्थना होती है, ठीक है, डाइटीज़ को अटेंशन देना, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर फ्यूनरल रिट्स। फ्यूनरल रिट्स मतलब होता है, फ्यूनरल रिट्स मतलब जैसे किसी आदमी की डेथ हो जाती है, किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बाद में क्रियाक्रम की पूरी विधियां होती हैं वो होती हैं फ्यूनरल रिट्स या प्रैक्टिस, ठीक है। तो ढंग से उस आदमी की फ्यूनरल रिट्स करना और सिंपल सिविक ड्यूटीज़, सिंपल सिविक ड्यूटीज़ जैसे कि अपने घर साफ रखना, डेली भगवान की पूजा करना, सिर्फ घर ही नहीं अपनी सिटी भी साफ रखना, ठीक है, एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करना, ये होती थी कुछ सिंपल सिविक ड्यूटीज़। तो इनका मानना था कि इन कुछ चीज़ों से हम वर्ल्ड को, मतलब वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस, देखो आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, मतलब जितनी भी बनी हुई चीज़ें थी वो सब आर्किटेक्चर में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि टेम्पल्स हैं, पहली मेजर चीज़ तो टेम्पल्स है। तो जो टेम्पल्स हैं ना उनको जिगराट भी बोलते थे, ठीक है, जिगराट। ये जो टेम्पल्स हैं वो हर एक सिटी के सेंटर में बनाए जाती थी, ठीक है, मतलब सिटी के सेंटर में टेम्पल है, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे घर हैं, किंग का पैलेस है और भी चीज़ें, ठीक है। तो टेम्पल्स या जिगराट जो होते थे वो हर एक सिटी के सेंटर में बनाए जाते थे। देखो जो छोटी सिटी होती थी ना वहाँ पे एक ही टेम्पल रहता था सेंटर में, लेकिन जो लार्ज सिटीज़ या बड़ी बड़ी सिटी होती थी ना वो, मतलब उनमें मोर देन वन टेम्पल रहते थे, उनमें कई सारे, बहुत सारे टेम्पल्स या जिगराट होते थे। और ये जो लोग हैं ना ये अपने अपने डेटीज़ को मानते थे, मतलब हर एक सिटी के पास अपने जिगराट होता था, ठीक है। तो उस जिगराट में जैसे एक सिटी है उसके अपने डेटी हैं, हम आज के टाइम पे देखते हैं जैसे कि कुल देवी देवता, ठीक है। तो आज के टाइम पे ऐसे है कि हर एक घर में, मतलब एक कोई फैमिली है उनके कुल देवी देवता रहते, लेकिन उस टाइम पे एक सिटी जो होती थी ना उसके एक अलग डेटी होते थे। अभी हमने पढ़ा था कि 1000 से भी ज़्यादा डाइटीज़ थे, तो हर एक सिटी के अलग अलग डाइटीज़ थे और वो अपने अपने डाइटीज़ को ही वर्शिप करते थे। किसी सिटी में एक डाइटी का घर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल कि एक सिटी में विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है तो वहाँ पे वो उनको वर्शिप करते थे और दूसरी सिटी में किसी और डाइटी को वर्शिप करते थे। होम्स, अब होम्स कैसे थे वहाँ के, तो जो सिंपल, मतलब देखो जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था इतना ज़्यादा तब सिंपल होम जो थे ना वो बने थे बंडल ऑफ रीड्स से। रीड्स मतलब होती है सूखी लकड़ियाँ, मतलब जो लकड़ी होते हैं ना सूखी और जो घास हो जाती है सूखी, उससे बने हुए होते थे। तो वो चीज़ जो है उनको पहले लकड़ियों को ज़मीन में लगा के उनका एक स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसे ऊपर से एक और स्ट्रक्चर बना के और उन पे वो सूखी घास बिछाते थे, ठीक है। तो उससे बना हुआ होते थे पहले के सिंपल घर। लेकिन फिर जब जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तब मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब जो अच्छे घर बनने लगे वो बनते थे सन ड्राइड क्ले ब्रिक्स से, ठीक है, सन ड्राइड क्ले ब्रिक्स से। जो गॉड थे
मतलब भगवान जो थे, देखो अब मानना, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन लोगों का मानना ये था कि भगवान जो है वो हमारे हर चीज़ में साथ हैं और वो हमारे साथ ही सब कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका फिर टाउन प्लानिंग या आर्किटेक्चर में भी इन लोगों का यही मानना था कि जो भगवान है, ठीक है, वो हमारी इस प्लानिंग में शामिल है और वही हमारी ये बिल्डिंग के प्रोजेक्ट का निर्देश कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वही हमें बता रहे हैं ये सब, ठीक है। तो मतलब इसको अगर हम आज के टाइम से रिलेट करें तो हम कह सकते हैं वास्तु शास्त्र था। जैसे आजकल घर बनते हैं वास्तु देख के, वैसे ही उस टाइम पे भी घर वास्तु के हिसाब से ही बनते थे, ठीक है। अब प्रायर टू किंग द प्रीस्टरी रूल्स आर बिलीव्ड, देखो किंग्स जब नहीं थे ना, मतलब किंग्स के पहले प्रीस्ट रूल करते थे, मतलब प्रीस्टरी रूल चलता था, ठीक है। तो मतलब प्रीस्ट को ये लगता था कि वो साइंस और मतलब हाँ साइंस की मदद से डिवाइन मैसेजेस, मतलब जो भगवान के, जो गॉड के मैसेजेस हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब भगवान उनको साइंस देते हैं, ऐसा प्रीस्ट को लगता था, ठीक है। तो प्रीस्ट का मानना यही था कि वो साइंस के थ्रू भगवान से कनेक्टेड हैं, भगवान के मैसेज रिसीव करते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब किंग्स आए, प्रीस्टली रूल के बाद जब किंग्स आए तो किंग ने भी अपना रूल ऐसे ही बोल के करना शुरू किया कि मैं भगवान की मर्जी से ही रूल कर रहा हूँ, मतलब भगवान से मैं कनेक्टेड हूँ और मैं जो भी करता हूँ उसका आदेश मुझे भगवान ने दिया है, ठीक है। तो ये कह के उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। अब आज के टाइम पे देखते हैं या पहले के टाइम पे देखो, देखो धर्म से डरना या धर्म के नाम पे ही डराया जाता था कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे होगा, या ये गलत है या वो गलत है। तो आज के टाइम पे भी डरते हैं, तो पहले के टाइम पे भी धर्म के नाम पे ही डराया जाता था। तो ऐसे ही धर्म के नाम पे डरा के किंग ने अपना रूल स्टार्ट किया। ये आर्किटेक्चर और गवर्नमेंट की बात थी। अब आते हैं इकोनॉमी और जॉब्स पे। इकोनॉमी एंड जॉब्स, देखो जो मैन एंड वुमेन थे मेसोपोटामिया में, वो दोनों ही काम करते थे, ठीक है, वो दोनों वर्क करते थे। और जो उनका मेजर ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर या क्रॉप्स ग्रो करना और लाइव स्टॉक रेजिंग। लाइव स्टॉक मतलब ये एनिमल्स को घास चराने लेके जाना, एनिमल्स का पालन पोषण करना, ठीक है। और बाकी के जो मेजर ऑक्यूपेशंस तो यही थे, और बाकी के जो अदर ऑक्यूपेशंस थे उनमें आते थे आर्टिसंस, वीवर्स मतलब कपड़े बुनने, ठीक है, पॉटरर्स जो पोट्री बनाते थे, और शू मेकर्स, फिशरमैन, टीचर, प्रीस्ट, प्रीस्टेस्ट। देखो मैन एंड वुमेन दोनों काम करते थे, तो ऐसा ही नहीं था कि जो प्रीस्ट है तो वो सिर्फ मेल ही होगा, विमेन भी रहती थी, ठीक है, प्रीस्टेस रहती थी। फिर वुमेन जो थी मेसोपोटामिया में, वो मतलब उनको इक्वल राइट्स दिए गए थे। इक्वल राइट्स जैसे कि वो लैंड को ओन कर सकती थी, वो अपनी मर्जी से मैरिज कर सकती थी, वो अपनी मर्जी से डिवोर्स फाइल कर सकती थी, ठीक है। और सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं, वो ट्रेड भी करती थी वुमेन्स। और ट्रेड सिर्फ मतलब ऐसे ही नहीं कि अपनी सिटी में, दूसरी सिटी में भी वुमेन्स ट्रेड करती थी और ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना जो ट्रेड के लिए, मतलब देखो ट्रेड का एक मेंटेनेंस तो रखना रहता था कि क्या ट्रेड हुआ है, कितनी इकोनॉमी हुई है, ठीक है। तो उसको उसके जो रिकॉर्ड या जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते थे ना वो लिखे जाते थे, जो बिजनेस एग्रीमेंट्स रहते थे वो लिखे जाते थे एक क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट पे, मतलब क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट टाइप से लिखे जाते थे क्ले टैबलेट्स पे, जो कि जो पर्सन का एक सिलेंड्रिकल सील, हमने अभी पढ़ा था कि जो सिलेंड्रिकल सील होती थी वो पर्सन की आइडेंटिटी बताती थी, ठीक है। तो जो क्ले टैबलेट्स थी ना उस पे उस पर्सन की, जिसका वो रिकॉर्ड है, उस पर्सन की सील लगती थी ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। वुमेन्स जो है वो
ट्रेड तो करती ही थी, लेकिन जो मेजर ऑक्यूपेशन हमें विमेंस का बताया गया है वो है बियर और वाइन्स बनाने में। ठीक है, मतलब मेजरली वुमेन्स बियर और वाइन्स बनाने में ही इन्वॉल्व्ड थी। बाकी फिर बाद में ये सब चीज़ें मेंस ने टुक ओवर कर ली थी। रिसिप्ट फॉर गॉड गुड्स रिसीव्ड वर ऑल्सो रिटर्न। देखो, जो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक रिकॉर्ड रखना पड़ता था कि कितना ट्रेड हुआ है, या बिजनेस एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो स्क्रिप्ट पे, मतलब क्ले टैबलेट्स पे, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट क्ले टैबलेट्स पे लिखा जाता था। वैसे ही कितना गुड रिसीव हुआ है, कितने गुड्स रिसीव, कितना सामान आया है या कितना गया है, उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता था ना, तो वो भी इन्हीं क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स पे लिखा जाता था। और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना ये है कि जो ये क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स है ना, ये पेपर रिटन डॉक्यूमेंट्स, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स जो पेपर पे लिखे हुए हैं उनसे ज़्यादा लॉन्गर, मतलब उनसे ज़्यादा चली हैं। पेपर पे रिटन स्क्रिप्ट से ज़्यादा सरवाइव किया है क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स पे लिखी हुई स्क्रिप्ट ने। आते हैं लेगेसी पे। देखो, लेगेसी को हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट चीज़, या जो इनके इन्वेंशंस थे, इनकी डेवलपमेंट थी, या जो हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मिला है। तो सबसे पहले इसमें आता है, जो कि आज भी प्रेजेंट टाइम में भी रिलेवेंट है, 60 सेकेंड्स का 1 मिनट। ठीक है, ऐसे ये कंसेप्ट कि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट, 60 मिनट्स का 1 घंटा। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही मिला हुआ है। सबसे पहले इसका रेलेवेंस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ही पाया गया था। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि अर्बनाइजेशन हुआ था, इन लोगों ने ट्रेड किया, प्रॉस्पेरिटी आई, इन लोगों का अर्बनाइजेशन हुआ, इन लोगों ने रहने का तरीका खोजा, नए नए तरीके की किस अच्छे से अच्छे तरीके से ये रह सकते हैं। ठीक है, व्हील का इन्वेंशन, राइटिंग, स्क्रिप्ट डिसाइफर हो चुकी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, एस्ट्रोनॉमी, इरिगेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो क्रिश्चियनिटी की ओल्ड हमने पढ़ा था ना, बिब्लिक टेल्स, वो क्रिश्चियनिटी की ओल्ड स्टोरीज जो है ना, ये सब चीज़ें मेसोपोटामिया से ही आई हैं। दे ऑल केम फ्रॉम द लैंड ऑफ मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने और भी कल्चर्स जैसे इजिप्शियन और ग्रीक कल्चर जो थे, उन कल्चर्स को भी इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि देखो ट्रेड होता था। ठीक है, तो लोगों का यहाँ आना जाना, या इन लोगों का वहाँ पे जाना, अपना कल्चर फैलाना, तो इन लोगों ने भी मतलब इजिप्ट और ग्रीक्स का कल्चर इन्फ्लुएंस किया है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के थ्रू और थ्रू कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन मतलब होता है कल्चर का आपस में मिलना।